अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो एक डिबेट इनिशिएट कर रहे हैं। डिबेट एक हेल्दी डिबेट होगी जिसका टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी बेहतर रही या पाकिस्तान के लिए जो हमारा डिक्टेटरशिप है या रूल ऑफ द आर्म फोर्सेस है वो बेहतर रहा। तो इसका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद बच्चों को इनकरेज करना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ओपिनियंस रखते हुए हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल बात भी हम एक दूसरे की सुन के और उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इवन दो कि हम उससे एग्री ना करें। अच्छा, दूसरा ये कि बच्चों को जो ये टॉपिक दिया गया है वो बच्चों की चॉइस से नहीं दिया गया, बल्कि हमने अपनी चॉइस से कुछ बच्चों को फॉर प्रो डेमोक्रेसी रखा है और कुछ बच्चों को अगेंस्ट डेमोक्रेसी रखा है। और ये चॉइस बच्चों की नहीं थी, बल्कि हमने ख़ुद से इसको बच्चों को दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बेटा डिबेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम चाहते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानें। डिबेट का असल मकसद ये नहीं है कि मैं साबित कर दूं कि मैं सही हूं, बल्कि डिबेट का असल मकसद ये है कि मैं जानने की कोशिश करूं कि दूसरे लोग कैसा सोचते हैं। तो डिबेट का असल मज़ा ये होता है कि हम अच्छी तरह से बहुत तहम्मुल के साथ ये समझने की कोशिश करें कि जो दूसरे लोग हैं वो हमारे जैसा अगर नहीं सोचते तो क्यों नहीं सोचते, उनके पास अपनी बात को साबित करने के लिए क्या दलाइल हैं। तो सामने वाले की दलील को गलत साबित करना, शोर मचाना, ज़बरदस्ती अपने आप को सही साबित करना, ये मकसद नहीं होता डिबेट का। डिबेट का मकसद क्या होता है कि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के। ठीक है, तो हम जो हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो क्या है कि हम एक वक्त में एक से सुनेंगे बात उसकी और फिर बहुत तसल्ली से उसकी बात सुनने के बाद दूसरे से उसकी बात सुनेंगे और बारी बारी दोनों टीम्स अपने अपने एक एक पॉइंट बताती जाएंगी और उसको बहुत इज़्ज़त और तहम्मुल से सुना जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ये जो मेरे लेफ़्ट पे जो ये टीम दिख रही है, ये टीम जो है वो प्रो डेमोक्रेसी टीम है और ये जो टीम दिख रही है ये टीम एंटी डेमोक्रेसी टीम है। अच्छा, ये पाकिस्तान के तनाजुर में बात हो रही है, जनरल बात नहीं हो रही। पाकिस्तान में जो हमारे अब तक के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चों को कितना पता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ है। और ये प्लीज़ फिर मैं बता दूं कि हो सकता है बच्चे जो मीडिया पे देख रहे होते हैं तो वो बहुत सारी ऐसे जुमले बोल देते हैं, तो हो सकता है इसमें किसी पार्टी के किसी लीडर का नाम भी आए, तो किसी को दिल आज़ारी मकसद नहीं है। ये महज जो बच्चों की अब तक की नॉलेज है, जो बच्चे अब तक समझते हैं, उसकी एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और बच्चों ये मैं आप लोगों को एक मशवरा देता हूँ कि जब आप बात करेंगे तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का नाम ना लें, किसी पार्टी का नाम ना लें। जैसे कि आप नवाज़ शरीफ और इमरान खान और जरदारी साहब या और भी इस तरह से दूसरे लीडर्स का नाम लेके उनकी बुराई या अच्छाई ना बयान करें, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग जज्बाती ज़्यादा हैं, तो कुछ लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। पहले हम शुरू करते हैं जी। ये हमारे सामने अब्दुल्ला भाई बैठे हैं, ये और इस टीम को लीड करेंगे, और यहाँ पे जी शहीद भाई बैठे हैं हमारे पास जो दूसरी टीम को लीड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला भाई को देते हैं। डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग मेजॉरिटी से अपनी मर्ज़ी की हुकूमत को इलेक्ट करते हैं। तो जब अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन जब होते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जब उनकी गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है, उसके अंदर वो अपनी राय पेश कर सकते हैं कि उनके हिसाब से कौन लीडर आना चाहिए और कौन नहीं आना चाहिए। तो और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी बहुत होता है कि उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना हुक्मरान खुद इलेक्ट करें, और उनकी मर्ज़ी का जब आएगा हुक्मरान तो उसके हिसाब से वो देख सकते हैं कि कौन है कि कौन नहीं। इन्होंने जो डेमोक्रेसी की एक्सप्लेन किया है क्या होती है, कि उसमें मुझे कोई एतराज़ है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी वोट देती है। तो मेजॉरिटी में से जो लोग वोट देने आते हैं वो पूरे मुल्क में से सिर्फ 20 से 25% लोग आते हैं। तो अब जब वोट मिलता है तो उसमें से भी आधे वोट जो है लीडर को मिलते हैं जो जीतता है। तो मतलब इसका ये निकला कि 10% वोट गए उस लीडर को जो जीता है। तो अब 10% पे जो है आपने उसको अपना प्रेसिडेंट मान लिया या जो भी मान लिया, तो फिर ये मेजॉरिटी तो काउंट नहीं होगी, क्योंकि पूरे मुल्क के सिर्फ 10% लोगों ने आपको वोट दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी में एक तो ये होता है कि हर तरह के लोग, चाहे वो गरीब तबका हो या अमीर तबका हो, कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सबको वोट देने की इजाज़त होती है। और दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास एहतजाज की गुंजाइश होती है। अगर वो
उनको कोई अपनी हुक्मरान की बात सही नहीं लग रही तो वो उसके ख़िलाफ़ कदम उठा सकते हैं। जबकि डिक्टेटरशिप में सारे इख्तियारात जो है वो हुक्मरान ख़ुद ले लेता है और लोगों को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं होती और ना ही हुक्मरान लोगों की मर्ज़ी से आता है। डेमोक्रेसी का मसला ये है कि अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कोई वोट डालते हैं तो और मैं जब वोट देने के काबिल हूँगा, मैं कोई वोट डालूँगा तो हम दोनों का वोट बराबर ही काउंट होगा। तो वो इतने इल्म वाले साहब हैं वो, और वो कोई भी वोट डालें, उनका भी ये नहीं है कि उनके वोट को अलग से कुछ दिया जाएगा दर्जा, उनका बराबर काउंट होगा कोई भी वोट डाले। यानी शहीर भाई ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा समझदार लोग हैं उनके पास ज़्यादा राइट होना चाहिए या उनके वोट की ज़्यादा हैसियत होनी चाहिए। जो बिल्कुल समझदार नहीं है, जिनके पास बिल्कुल इल्म नहीं है, जिनकी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, वो भी उतना ही वेट रखते हैं। इनके ख्याल में ये सही नहीं है कि दोनों का वेट वोट में बराबर नहीं होना चाहिए था। ये शहीर भाई का ख्याल है। जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने का सिर्फ मुसलमानों को है, लेकिन कोई भी लीडर बन सकता है। अगर उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना तो कोई गरीब हो, कोई से और मर्द हो या औरत हो, किसी को भी ये नहीं है कि मर्द है या औरत है तो उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं। कोई भी हो, हर कोई लीडर बन सकता है। जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा है कि जो फ़ौज का लीडर होगा वही लीडर बनेगा, यानी उनका कोई फ़ौजी या नीचे के तबके का फ़ौज का आके मुल्क पे हुक्मरानी नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी की मिसाल दी जाती है कि उन्होंने पहले चाय बेचते थे, अब पूरे इंडिया के हुक्मरान हैं। आपने सही कहा कि जो है ना, जैसे आपने मोदी की मिसाल दी, लेकिन चाय वाला अगर ऐसे बन जाएगा तो उसको तो कुछ नहीं आता। यहाँ पे जो है ना एक काबिल इंसान बन रहा है। डिक्टेटरशिप में फ़ौज के एक बड़े ओहदे का एक काबिल इंसान बन रहा है। आप किसी चाय वाले उठा के बना दें तो वो मुल्क कैसे चलाएगा? पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं जो उन्होंने कहा कि जैसे वो सिर्फ चाय वाला नहीं था, उसने आगे जाके कई डिग्रियां हासिल करी, उसके बाद ही गवर्नमेंट में आया है। ऐसे गवर्नमेंट में आ भी जाए कोई चाय वाला तो मुल्क ऐसे नहीं चला सकता। लोग उसको वोट ही नहीं देंगे कि सिर्फ एक चाय वाला है, उसको क्यों वोट दिया जाए। पहले वो काबिल हुआ कि वो गवर्नमेंट चला सके, इसके बाद वो उसको लोगों ने वोट दिए, खिदमत की। हाँ, वज़ीर आला रहे वो कई दिन तक, लेकिन वो अलग बात है कि उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत काम किया और कई मुसलमानों को मरवाया, और कश्मीर में अभी भी उनके ख़िलाफ़ वो चल रहा है। ये अलग बात है, ये सिर्फ डेमोक्रेसी की एक मिसाल दी है मैंने। और दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया में पूरी दुनिया क्रिटिसाइज़ करती है। जैसे कि डिक्टेटरशिप की बड़ी मिसाल ये है, हिटलर जर्मनी में डिक्टेटर है, पूरी दुनिया डिक्टेटर उस डिक्टेटर को वो करती है कि डिक्टेटर ऐसा था, डिक्टेटर ने इन लोगों को मरवा दिया। यहूदियों के ख़िलाफ़ बहुत काम किया डिक्टेटर ने, सारे यहूदियों को मार दिया, जर्मनी से सफाया कर दिया सारे यहूदियों का। और जैसे इजिप्ट में लिबिया में डिक्टेटरशिप नाफिज़ है और उसको पूरी दुनिया, अमेरिका, रशिया समेत क्रिटिसाइज़ करते हैं। और पूरी दुनिया में लीडिंग डेमोक्रेसीज़ अमेरिका, इंडिया, रशिया ऐसे और यूके हैं, जो कि अभी इस दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज़ भी हैं। जैसे अब्दुल्ला भाई ने कहा कि ज़्यादातर मुल्कों में जो है वो डेमोक्रेसी अप्लाई, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी अप्लाई होती है, तो तमाम तर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनको हम कॉपी भी करते हैं तो उनमें डेमोक्रेसी ही अप्लाई होती है। और हम लोग उनको जिस तरह और चीज़ों में कॉपी करते हैं, इसी तरह उसमें भी हमें इन्होंने जैसा कहा सही कहा कि उसने ये काम किया, हिटलर ने यहूदियों को मरवाया। लेकिन जिस कौम में भी डिक्टेटरशिप आती है उसी का हुक्मरान वो कौम बहुत तरक्की करती है। हिटलर जालिम आदमी था, सही है, लेकिन उसने अपनी कौम को कहाँ पहुँचाया। और चंगेज़ खान, ये बदतरीन मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन उसने भी अपनी कौम को, मंगोलों को कहीं से कहीं पहुँचा दिया। ठीक है। जैसे कि शहीन ने पॉइंट बताया कि जो है ना दुनिया में जो है ना डिक्टेटरशिप वाले भी जो है ना तरक्की करते हैं, जिनमें मिसाल एक चाइना की है। और पाकिस्तान में भी जब अयूब खान का दौर था, अयूब खान भी तो एक डिक्टेटरशिप के ज़रिए से आया था, तो अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, काफ़ी तरक्की की। उसके बाद फिर जो है ना पाकिस्तान नीचे आता गया, फिर जो है ना उससे डिक्टेटरशिप में जितनी तरक्की की थी उतनी अभी तक कहीं नहीं की उसने। इनकी बात यकीनन दुरुस्त होगी कि पाकिस्तान ने डिक्टेटरशिप के दौर में भी जो है वो तरक्की की, लेकिन डिक्टेटरशिप के दौर में पाकिस्तान को बहुत नुकसानात पहुँचे। जैसे कि अयूब खान के दौर में अयूब खान ने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि उसने जो है वो एक तो जो है वो लोगों को यूनाइट नहीं होने दिया एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि उसका दौर बढ़ सके। दूसरा पॉइंट ये है कि अयूब खान ने जो है वो कराची को
कैपिटल कराची पहले कैपिटल था, लेकिन अयूब खान सारी फोर्सेस आर्म्ड फोर्सेस को इस्लामाबाद ले गया और उसको कैपिटल बना दिया। और इतने अरसे में कराची में जो है वो रॉ बेस्ड फोर्सेस जो है वो बनने लगी और उनके लिए बाकायदा लोग अपॉइंट किए गए, जिसके और फिर उसके बाद बहुत नुकसानात पहुँचे कराची को, जबकि कराची इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए। एक पोल लिया गया था पाकिस्तानियों से कि जिसमें वो 65% पोल जिन्होंने वोट डाला उसमें वो ये कहना चाह रहे थे कि डिक्टेटरशिप के जाना खुशाइंद है, जबकि सिर्फ उनमें से 30% लोग ये कह रहे थे कि डिक्टेटरशिप में उन्होंने अच्छा काम किया, डिक्टेटरशिप ही रहनी चाहिए थी या आर्म फोर्सेस के हक़ में थे वो लोग। अब मैं यहाँ पे से एक पॉइंट दूँगी, डिक्टेटरशिप जब भी आई तो उसकी वजह से महंगाई भी काफ़ी कम हुई है और बेरोज़गारी भी कम हुई है और एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़ी हैं। मसलन अयूब खान के दौर में और ज़िया उल हक़ के दौर में और मुशर्रफ के दौर में। जी, हम इस बात को मानते हैं कि डिक्टेटरशिप के दौर में तरक्की भी हुई, बेरोज़गारी भी कम हुई और मुल्क को माशी तौर पर इस्तेहकाम भी हासिल हुआ। लेकिन अब जैसे पूरी दुनिया में अगर आज के दिन मार्शल लॉ लगाई जाती है तो पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे जगह जगह उन पर माशी अमेरिका वगैरह जो बड़े ममालिक हैं वो तमाम ट्रेडिंग उनसे बंद कर देंगे, हमसे ट्रेड्स पे पाबंदी लगा देंगे और हमें कर्ज़े नहीं दिए जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक हम पर पाबंदी लगा देगा और हमें जिन जिन ममालिक से मदद हासिल है वो सब हमारे ऊपर हमारे ख़िलाफ़ काम करेंगे। फिर जैसे डेमोक्रेसी में ये है कि हर लीडर का एहतसाब हो सकता है, अदालत लीडर से ऊपर होती है। जैसे वज़ीर आज़म में नवाज़ शरीफ थे, उनके ऊपर अदालत ने फ़ैसला दिया, वो नायल हो गए, वो चले गए। अब उनका वो ये अगर फ़ौज का कोई लीडर होता तो जैसे मुशर्रफ दौर में हुआ, कई जजेस गिरफ़्तार हुए और क्या कहते हैं अदालतें बंद हो गई, जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, उसके बाद उनके ऊपर केसेस भी हुए, ये अलग बात है। यानी अब्दुल्ला भाई ये कह रहे हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है वो डेमोक्रेसी में निस्बतन ज़्यादा होती है और अदालतों को ज़्यादा आज़ादी मिली होती है। ये तजर्बा रहा है हमारा कि अदालतों ने सिविल गवर्नमेंट्स को तो वज़ीर आज़म तक को सज़ा सुना दी, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी और जब डिक्टेटरशिप थी तो अदालतें जो हैं वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी गवर्नमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। ओके, ये इनका ख़्याल है, इन्होंने अपना पॉइंट प्रेजेंट किया है। तो डिक्टेटरशिप में की एक ख़ासियत ये भी है कि पॉलिसीज़ में इस्तेहकाम होता है, जिसकी वजह से जैसे अगर डेमोक्रेसी होती है तो उसमें काफ़ी जल्दी हुकूमत जो है ख़त्म हो जाती है, इतना टाइम ही नहीं मिलता कि लोग उसके साथ फ्रेंडली हो सकें या समझ सकें उसको कि क्या हो रहा है। तो मतलब अगर डिक्टेटरशिप आती है तो उसमें 10 साल आपको आराम से मिल जाते हैं कि आप उसमें पॉलिसीज़ भी जो है ज़्यादा अच्छे तक चलती हैं। इसकी वजह से आवाम में और बिज़नेस में पीपल में जो है ज़हनी यकसुई भी होती है और उसकी वजह से फिर पैसों की भी कदर बढ़ती है। उसके बाद फिर अमन व अमान भी ज़्यादातर डिक्टेटरशिप के दौर में ज़्यादा रहा है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप लेकर आया है वो फ़ौज से ताल्लुक़ रखता है। तो माजी में ऐसा भी हुआ है कि वैसे तो ऑफिशियली डेमोक्रेसी में 5-5 साल की हुकूमत होती है, लेकिन माजी में ऐसा भी हुआ है कि 3-3 साल में ही जो है ख़त्म कर दी गई है उनकी हुकूमत। तो और डिक्टेटरशिप में अमन व अमान इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादातर फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे यहाँ जो आए हैं वो ज़्यादातर फ़ौज से ही ताल्लुक़ रखते थे, तो उनको फ़ौजी मदद भी हासिल होती थी। तो जैसे इन्होंने कहा कि अमन व अमान हो जाता है, फ़ौज साथ आ जाती है, तो इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि फ़ौज का काम मुल्क चलाना नहीं, फ़ौज का काम बल्कि सरहद पर काम करना है। आप सोचें अगर फ़ौज अगर सारे शहरों में लगी रहेगी तो सरहद का निज़ाम कौन संभालेगा, दूसरे निज़ाम जो फ़ौजी निज़ाम है वो कौन संभालेगा। आर्मी के होने से ये नुकसान हुआ कि ज़िया उल हक़ के दौर में जब जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इख्तियार में आने के बारे में जो है वो सोच रहा था, तो उस ज़माने में ज़िया उल हक़ क्योंकि पावर में रहना चाहता था, इसलिए उसने फ़ौज का गलत इस्तेमाल करके और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रोका। तो ये एक गलत इक़दाम था जो कि फ़ौज ने किया। तो जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन जमहूरियत में मसला ये है कि जो वोटिंग कैंपेन कराते हैं उसका जो स्पॉन्सरशिप्स करते हैं वो भी तो पॉलिटिकल लीडर्स ही करते हैं जो अमीर लोग होते हैं, ताकि वो अपने लिए कानून में आसानियाँ पैदा कर सकें और ख़ुद भी अमीर ही रह सकें, ताकतवर रह सकें।
जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि जितने अब तक जितने भी लीडर्स आए हैं वो ज़्यादातर जो है ना करप्शन उनमें बहुत ज़्यादा थी। लाइक जो है ना जो परवेज़ जो मतलब बहुत शुरू से वज़ीर ख़ज़ाना है वो अभी भी वही वज़ीर ख़ज़ाना है। कोई आप लोगों का नया बंदा नहीं आ रहा ऊपर ताकि कि वो आए और आके जो है ना कुछ संभाले। पुराने लोग ही हैं जिसकी वजह से उनमें करप्शन और बढ़ती जा रही है। ये बात तो है कि आपके हर पॉलिटिकल लीडर के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, तो हम कैसे एतमाद कर लें आपकी डेमोक्रेसी पे कि आपके जो नए लोगों को तो चांस नहीं दे रहे। जितने पीटीआई में आए सारे पुराने लोग आए, जो दूसरी मुस्लिम लीग नून वगैरह में थे सारे वही लोग आए इसमें भी ऊपर। तो हम कैसे एतमाद कर लें कि ये लोग अब सही हो गए, जब ये पहले करप्ट थे, इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं करप्शन के, तो अब ये कैसे ठीक हो जाएंगे लोग इस दफ़ा में आके। इन्होंने शौकत तरीन की तरफ इशारा किया है। मैं इनको डिफेंड इस तरह से करना चाहूँगा कि शौकत तरीन ने वज़ीर ख़ज़ाना बनने से पहले अदालत से रुजू किया था और अदालत ने उनको इजाज़त दी थी इस बात की कि वो अदालत से उन्होंने अपने केसेस में बरी हो गए थे। एक तरह से उनके वो जितने भी चार्जेस में से ज़्यादातर केसेस में वो बरी हो चुके हैं और अभी जो केसेस हैं उन्होंने अपने उसको जस्टिफाई कर दिया कि ऐसा है और ऐसा नहीं है, तो वो जस्टिफाई करके ही ऊपर आए। जैसे इससे पहले असद उमर रहे हैं, उनको हटा दिया गया, और हफीज़ शेख रहे हैं, उनको भी हटा दिया गया। अब शौकत तरीन है, तो ये अभी चल रहे हैं, ये अपने आप को वो करके डिफ़ाइन कर कर आए हैं कि मेरे साथ ऐसा है, ये केस गलत है या ये ऐसा है। अभी तक तो उनकी कोई सज़ा नहीं हुई अदालत से। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पॉलिटिशियन सारे करप्ट हैं, लेकिन आपके जो डिक्टेटर्स हैं उनको तो कोई करप्ट कह ही नहीं सकता। कि किसी ने कह दिया तो वो गिरफ़्तार हो जाएगा या उसको एहतजाज करने का हक़ हासिल नहीं होगा पाकिस्तान में। और जब वो उनका एरा ख़त्म हो, जैसे परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कई चार्जेस हैं, अभी उनको नाअहल भी कर दिया गया, वो मुल्क वापस आने में उनको जेल भी हो सकती है और कुछ लोग उनको फांसी का मुस्तहक़ भी समझते हैं। देखिए डेमोक्रेसी के पास के ख़िलाफ़ मेरे पास एक आयत भी है, कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ बता रहा। और अक्सर लोग जो ज़मीन पर आबाद हैं, अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें खुदा का रास्ता भुला देंगे। ये महज ख़याल के पीछे चलते हैं और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। ये सूरह अनाम आयत नंबर 116 का तर्जुमा है। हज़रत उमर की जब खिलाफत का वक्त आया तो जो है वो उन्होंने 10 लोग दिए और कहा कि इनमें से अपना हुक्मरान चुन लो। तो इस आयत का सिर्फ वही मतलब नहीं है जो कि आप समझ रहे हो, वो भी आयत जानते थे, लेकिन फिर उन्होंने ये क्यों कहा? पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उन सब के जो है मिलिट्री विंग्स होते हैं उनके पास, तो जिनकी मदद से वो जो है लोगों को फोर्स करवा के भी वोट लेते हैं। जैसे कि मिसाल है हमारे पास जो है ना कुछ लोअर तबके की, लाइक गांव में जो लोग रहते हैं उनका जो जागीरदार होता है वो जिसको बोलता है, जिसका फोर्स करता है, वो उसी पे को वोट देता है। क्योंकि अगर वो वोट नहीं देंगे तो उनकी आमदनी, उनकी रोज़गार, उनका ये कम होगा, इसलिए सब्र होंगे। तो और जागीरदार पे जो ऊपर से पार्टी की तरफ से जोर होता है वो उसी को उस पार्टी का नाम लेता है। तो आप लोग ये कहाँ की डेमोक्रेसी, आप लोग कह रहे हैं कि जो है ना डिक्टेटरशिप फोर्सेबली होती है, ये भी तो फोर्सेबली है। और ये जमहूरियत ही का फजल है। कराची रफ्ता रफ्ता कचराची में बदल गया और साल से हुक्मरान तब्दील ही नहीं हो रहे, तो देख लें अब आप खुद। जैसे मैंने मिसाल दी कि कराची को कचराची में तब्दील कर दिया गया, तो यानी 1900 जब अयूब ख़ान आए थे तो कराची दारुल खिलाफत है, जब आर्मी वगैरह सब यहीं थी, जब हुकूमत के तमाम इदारे यहीं थे और एक मईशत का हब समझा जाता था कराची उस वक्त भी। तो लेकिन ये आमिरियत ही थी, अयूब ख़ान ने कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया था दारुल खिलाफत, जिसके बाद कराची तब्दील होना शुरू हुआ। मैं आखिरी बात अपनी ये कहूँगा कि लोग जनरली गवर्नमेंट से फ्रीडम और बराबरी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप में दोनों ही नहीं है, ना बराबरी है ना आज़ादी है। अब जैसे एक पॉइंट ये भी है कि जितने भी आमिर रहे हैं सिवाय ज़िया उल हक, उनको शहीद कर दिया गया था, हम कहते हैं उनको। तो जैसे अयूब ख़ान है, वो जब गए तो इलेक्शन करवा कर गए, या याहिया ख़ान को दिया, उन्होंने इलेक्शन करवाए। और जैसे परवेज़ मुशर्रफ है, उन्होंने खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और ख़ुद सदर मुंतखब हुए थे। फोर्स से पहले वो सदर बने, फिर उन्होंने खुद इलेक्शन करवाया और दोबारा सदर बने, तो उन्होंने भी डेमोक्रेसी को अपनाया आखिरकार। और कायदे आज़म ने पाकिस्तान की बुनियाद जमहूरियत पे ही रखी थी और वो यही चाहते थे कि हमेशा कौम को आज़ादी मिले और एहतजाज करने की इजाज़त हो और हर तरह से इंसाफ और अमन कायम रहे। तो इसलिए भी जमहूरियत को ही हमें सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ब्रिटिश
जब दौर था तब जो है वो जमहूरियत ना होती और क्वीन का दौर चल रहा होता, तो अगर क्वीन का दौर चल रहा होता तो इलेक्शन ना होते और किसी को भी एहतजाज का हक़ ना मिलता। अच्छा जी, ये हमारी डिबेट कंक्लूड हुई। आप लोगों ने देखा, आज हमारे बच्चों ने हमें सिखाया कि डिबेट कैसे करते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं, लेकिन सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एहतराम के साथ सुनते हैं और उसको इस बात की इजाज़त देते हैं कि ठीक है, अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो कोई बात नहीं। यही तो खूबसूरती है डिबेट की, ठीक है। और अगर हकीकी जमहूरियत है तो यही तो हकीकी जमहूरियत है कि आप अपनी बात कर सकें और सामने वाला आपकी बात सुन सके, चाहे वो आपसे एग्री नहीं भी करता। तो ये हमने बुनियादी तौर पे कुछ बातें की। बच्चों का जो ख़यालात थे वो उनके अपने थे या जो भी उनके ख़्याल में सही था उन्होंने वो कहा, किसी की दिलादारी मकसद नहीं था। और जमहूरियत के लिए जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो लोगों ने पॉइंट रेज़ की, उनमें से मुझे बहुत वैलिड ये बात लगी कि ठीक है, जमहूरियत ज़रूर अच्छी चीज़ होगी, लेकिन उस वक्त जबकि जमहूरियत होगी। इन्होंने जैसे कहा कि फ्यूडल्स जब होते हैं तो वो जमहूरियत कहाँ रहने देते हैं, वो ज़बरदस्ती वोट चलवाते हैं। इसी तरह से इन्होंने कहा कि जमहूरियत तब हो जबकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट डालें। जब टोटल पॉपुलेशन के लोग वोट डालते ही कोई 20%, 25%, 30% हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो आ जाते हैं, जो कि इलेक्टेड होके आ जाते हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। ऐसे ही है ना। तो एक बात ये भी हुई थी बीच में कि अगर आप ये कहें कि भाई लोग खुद ही वोट नहीं डालने आते तो ये भी उनकी चॉइस है, लेकिन जब वैक्सीनेशन का टाइम आया तो आपने लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीनेट करवा लिया, टोटल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करवा लिया। नहीं देना चाहते तो नहीं दें, वोट आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि किसी कौम के मुस्तक़बिल का सवाल है, तो आप लोगों को इस तरफ किसी भी तरह से, चाहे मीडिया के थ्रू या उनको उजागर करके उनकी ज़हनी सोच को थोड़ा सा बालिग करके उनको समझा कर उनको इस तरफ ला सकते हैं कि वोट वो डालें। जब आप लोगों को इंजेक्शन लगवाने पे राज़ी कर सकते हैं तो आप लोगों को वोट डालने में भी राज़ी कर सकते हैं। जब एक बड़ी तादाद किसी मुल्क की वोट डालेगी तभी हम ये कह सकते हैं कि जी जमहूरियत आ रही है। अदरवाइज़ अगर कुछ लोगों ने वोट डाला तो फिर उसको जमहूरियत नहीं कह सकेंगे। हाँ, प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो चल रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली जो है वो जमहूरियत की तरफ शायद चला जाएगा। तो इनके ये 2 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे कि अभी हकीकी जमहूरियत नहीं है। और ये बात भी बड़ी अच्छी थी कि जमहूरियत में एक मसला ये है कि हर शख्स का वोट बराबर है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, या वो कोई ना समझे समझदार भी हो। और दूसरी तरफ इन लोगों के भी बहुत वैलिड पॉइंट्स थे जो उन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ बोले। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आए, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने अपने इजहार किया राय का कि आज़ादी होती है, किसी को भी गलत काम पे पकड़ा जा सकता है और मौका दिया जाए। जैसे कि ये बात भी हुई थी कि ज़्यादातर दुनिया, हमारे मुल्क में ज़्यादातर वक्त तो वैसे ही आमरीत रही, जमहूरियत को मौका ही नहीं मिला कि वो साबित कर सकते होते कि हम कितना एफिशिएंट तरीके से चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो आई थिंक कि हमें टाइम देना पड़ेगा जमहूरियत को भी, क्योंकि जमहूरियत कम वक्त के लिए हमारे मुल्क में रह सकी है, कि कुछ उनको टाइम देना पड़ेगा कि वो प्रूव करें हमें। लेकिन इट्स टाइम फॉर देम टू प्रूव ना। पिछले 2 दफ़ा ऐसा हो गया कि जमहूरियत ने पूरी टर्म्स के लिए अपनी हुकूमत चलाई है। तो इट्स नाउ राइट टाइम कि वो ये साबित करें कि ये बेहतर है जमहूरियत हमारे लिए। वरना ऐसा होगा कि अगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा सका तो फिर आवाम को तो आदत है ना, हमारी पब्लिक को आदत है कि वो कहती है कि भाई ज़्यादा मसला है तो डिक्टेटरशिप ही ले आओ। तो हो सकता है फिर वापस से बात उसी तरफ चली जाए। क्या ख्याल है? ठीक है ना। तो माशाल्लाह सबसे अच्छा पहले तो हम आप सबको कांग्रेचुलेट करते हैं कि इतने अच्छे माहौल में इतनी तमीज़ से आप लोगों ने एक दूसरे की बात सुनी और अपने पॉइंट्स कहे, और इसकी कोशिश नहीं की कि हर सूरत तो मेरी बात मानो वरना मैं तुम्हारी जान खा जाऊँगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कमेंडेबल बात थी, यही हमें सीखना था, यही सिखाना असल में मकसद था। अब आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक किसी नई डिबेट के साथ आएंगे और मज़ीद कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को लेके बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।